A very good morning to all my dear friends. I am Prashant Mavani. I hope you all are doing good. आज 9 दिसंबर 2020 है, दिन है वेंसडे और दिन की शुरुआत करेंगे इस कोट के साथ, कन्वर्ट द पोटेंशियल इनटू रियलिटी। आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ महसूस हुई होगी कि आपके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। कुछ ऐसी चीज़ें किसी ने आपको बताया, किसी ने आपको कहा, या फिर आपको महसूस हुआ कि कोई तो एक ऐसा एरिया है जिसमें आप अच्छे हैं। नाउ द थिंग इज कि पोटेंशियल का होना जो है, इट्स लाइक रॉ मटेरियल। कोई चीज़ बनाने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल है, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि उस रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड बनाने की जो एक आर्ट है, जो साइंस है, उसको आप कह सकते हैं मेहनत। आपको उसके ऊपर काम करना है। आपका जो भी पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के ऊपर काम करने की शुरुआत कर दीजिए। जस्ट स्टार्ट इट, राइट। जैसे मैंने कल आपको बताया था, स्टार्टिंग में चीज़ें आपके फेवर में नहीं होगी, या फिर सारी चीज़ें जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपका पोटेंशियल जो है, रॉ मटेरियल भी अच्छा होता जाएगा। और एक वक्त आएगा, एक दिन आएगा जब आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस है वह पूरी दुनिया को बेच पाएंगे। पूरी दुनिया उसको खरीदने के लिए भी तैयार होगी, क्योंकि उसकी प्राइस मिलेगी। प्राइस में सिर्फ पैसों की बात नहीं है। यू विल गेट रिस्पेक्ट, यू विल गेट लव, यू विल गेट मनी, एवरीथिंग। क्योंकि आपने जो आपका पोटेंशियल था, जो बेस्ट, जो नेचुरल चीज़ आपके अंदर थी, उसको बाहर निकाला है। उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है, एवरग्रीन मार्केट है। सोचिएगा इसके बारे में। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। इसमें आपको 40 टेस्ट्स मिलेगी। 14 दिसंबर तक 50% डिस्काउंट भी चल रहा है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट करें ये वेबसाइट testiq.in। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें। आज का वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ 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 डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, पहला जो आर्टिकल है, फॉलिंग बिहाइंड, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल है। इट्स ए वेकअप कॉल फॉर अस। ये एडिटोरियल से, ये डेटा जो आज हम डिस्कस करेंगे, उससे भारत को अपनी आंख खोल देनी चाहिए। हमारी एक जो स्लंबर है, एक नींद में जो हम चल रहे हैं, ये हमें बंद करना होगा, वरना फ्यूचर जो है वो हमारे पक्ष में नहीं होगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आर्म्स कंट्रोल और आर्म्स किस देश के पास कितने आर्म्स है, ये सारी चीज़ों का डेटा जो है वो सिप्री निकालती है। तो दुनिया की 25 सबसे बड़ी आर्म्स कंपनी जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाती है, डिफेंस के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो ऐसी वर्ल्ड की 25 कंपनीज जो हैं, उसमें से 4 कंपनीज किसकी हैं? चाइना के गवर्नमेंट की, चाइनीज़ गवर्नमेंट की, चाइनीज़ स्टेट ओन्ड एंटिटीज़, वहाँ की गवर्नमेंट की कंपनीज, चाइनीज़ गवर्नमेंट कंपनीज, टॉप 25 या फिर लार्जेस्ट आर्म्स कंपनीज में से 4 कंपनीज उनकी हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग फिगर, अगेन इंटरेस्टिंग फॉर मोर चाइना, इट इज़ लाइक ए वेकअप कॉल फॉर अस। टॉप 10 कंपनीज जो हैं उसमें से 3 चाइनीज़ कंपनी हैं। कुछ टाइम पहले हम जब यूएसए और चाइना के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तब मैंने आपको एक डेटा दिया था कि 2027 चाइना जो है, उन्होंने एक लक्ष्य रखा है, एक एम रखा है कि 2027 तक वो अपनी डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सारी चीज़ों को यूएसए की जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हैं, उनका जो एक मॉडर्नाइजेशन है, जो भी चीज़ें उनके पास हैं, उसी लेवल पर। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली उनके पास अगर 10 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं तो चाइना भी 10 एयरक्राफ्ट। आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दैट वे। ये सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी वाइज वो यूएसए की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ इक्विवेलेंट हो जाएगा बाय 2027। अगर आपने ये पूरा एलएसी का इश्यू फॉलो किया है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको पता है, I'm श्योर पता होगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे फैकल्टीज़ ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आपके सामने रखे हैं, हमारी चैनल के ऊपर अवेलेबल है ऑफ कोर्स, एंड I'm श्योर आपने देखे भी होंगे। चाइना के सोल्जर के बारे में ये बताया जाता है कि चाइनीज सोल्जर इज
इज़ नॉट दैट गुड व्हेन इट कम्स टू बैटल। उनके पास इतना कोई ख़ास अनुभव नहीं है। हमारे जो सोल्जर्स हैं, ऑफ कोर्स यू नो, मीन्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड में से हमारे सोल्जर्स का नाम आता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यू आर केपेबल, आप फुली ट्रेंड हैं, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड थिंग्स, राइट, योर फिजिकल ट्रेनिंग, योर मेंटल ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। लेकिन मैं अगर आपको पुराने हथियार दूं, हो सकता है कि आप जीत भी जाएं, लेकिन वो जीत जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगी। बहुत सारे हमारे सोल्जर्स जो हैं, उनके प्राणों के बलिदान के बाद अगर भविष्य में, मैं तो यही प्रार्थना, हम सब प्रार्थना करते हैं कि कभी युद्ध भी ना हो, कभी भी कहीं पर भी युद्ध ना हो, लेकिन अगर ऐसी कुछ चीज़ भी होती है तो नुकसान ज़्यादा होगा अगर हम जीत भी जाते हैं तो। लेकिन अगर आपके पास बेस्ट सोल्जर हैं और अगर आप उनको बेस्ट इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, राइट, तो फिर जीत जो है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। मैं थोड़ी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यू नेवर नो विथ ए वॉर, लेकिन चांसेस बढ़ जाता है, परसेंटेज जो है वो बढ़ जाते हैं। ये काफ़ी एक लॉजिकल चीज़ है। फिलहाल चाइना के सोल्जर्स उतने ज़्यादा भारत के सोल्जर्स के मुकाबले उतने ज़्यादा केपेबल नहीं है, लेकिन चाइना उसके ऊपर भी काम कर रहा है। हथियारों के मामले में चाइना जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होता जा रहा है। तो 2027 में ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि भले ही उनके सोल्जर्स हमारे सोल्जर्स की तरह इतने ज़्यादा अच्छे ना हों, लेकिन हथियारों की बात करें तो हमसे बहुत अच्छे हथियार उनके पास होंगे। हमारी आर्मी, नॉट आर्मी सॉरी, हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी जो नेवी है, ये चाइनीज़ नेवी और एयरफोर्स से बहुत अच्छी है। लेकिन 2027 में उनके पास ज़्यादा रिसोर्स होंगे और मे बी इन 2035, मे बी इन 2040 वो अपने सोल्जर्स को भी अपग्रेड कर दें, तो ओवरऑल वो हमसे आगे चले जाएंगे। रैपिड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हो रहा है चाइना में, और चाइना जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अल्जीरिया जैसे देशों को डिफेंस के प्रोडक्ट्स बेचने भी लगा है। दुनिया के 5 सबसे बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर में चाइना अपने आप का, मीन्स चाइना का नाम जो है उसमें शामिल हो गया है। हमारा नाम इसमें कहीं पर है ही नहीं, हमारा नाम दूसरी जगहों पर है। हमारा नाम है सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर में, थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर हैं दुनिया के, और सबसे सेकंड नंबर पर हम आर्म्स इंपोर्ट करते हैं। इतने पैसे हम प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए करते हैं। अगर थोड़ा अच्छा प्लानिंग किया जाए तो कुछ सालों के अंदर हमारे यहाँ पर भी हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो डिफेंस का जो टोटल बजट है 2021 के लिए, जो डिफेंस बजट है, जो डिफेंस के लिए पैसे रखे गए थे, तो उसमें से एक बहुत बड़ा चंक जो है $63 बिलियन में से $18 बिलियन तो सिर्फ पेंशन्स में चले गए। फिर डे टू डे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जो रनिंग कॉस्ट है, राइट, ये भी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से नए मिलिट्री इक्विपमेंट्स या फिर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए हमारे पास फिर पैसे बचते ही नहीं हैं, या फिर बहुत ही कम पैसे बचते हैं। एक सजेशन ये भी लोग देते हैं कि स्ट्रीमलाइन किया जाए। स्ट्रीमलाइन यानी कि हमें इतने ज़्यादा सोल्जर्स की आवश्यकता नहीं है, तो सोल्जर्स को कम कर दें और टेक्नोलॉजी को बढ़ा दें, या फिर इसका एक फाइन बैलेंस रखें। ऑफसेट ऑब्लिगेशन, हमने बात की थी रफाल के बारे में, याद होगा आपको कि अगर आप हम रफाल खरीदते हैं तो आपको उसका 30% जितना जो है वो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। मैंने आपको ऑफसेट ऑब्लिगेशन कैसे काम करते हैं वो एग्जांपल दिया था कि 100 रुपये की चीज़ है, अगर आपसे मैं ख़रीदता हूँ तो 30 रुपये आप जो हैं वो मेरे देश में या फिर मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो कैग का रिपोर्ट आया और पता चला कि ऑफसेट ऑब्लिगेशन को भी फॉलो नहीं किया जाता है। तो ऐसी अगर हमने सिचुएशन बनाए रखी या फिर ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो फिर मॉडर्नाइजेशन जो है वो नहीं होगा, और आज जो हमारा एडवांटेज है फ्यूचर में वो हमारी वीकनेस भी हो सकती है। तो दिस इज डेफिनेटली अ वेकअप कॉल। फिर बात करें द राइज ऑफ एआई इकोनॉमी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। एआई एमएल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो हैं मॉडल्स और एल्गोरिथम्स, जिसने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की मदद की है, मेडिकल रिसर्चर्स ने इसका लाभ उठाया है,
और मैं एक दो दिन पहले ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें बताया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये दवाई और प्रोटीन्स जो हैं ये हमारे बॉडी के साथ जुड़े हुए, और प्रोटीन का रोल, ये सारी चीज़ों में भी एआई ने काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का डेटा ये कहता है कि लॉकडाउन और उसके बाद भारत में 13% इंटरनेट का उपयोग जो है वो 13 इंटरनेट कंजम्पशन जो है वो 13% ज़्यादा हुआ है। 13% ज़्यादा, या फिर किसी भी देश में, किसी भी सोसाइटी में अगर इंटरनेट का उपयोग ज़्यादा होता है, इसका मतलब यह है कि आप ज़्यादा डेटा जनरेट कर रहे हैं, राइट? और ज़्यादा डेटा जनरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव मोर डेटा फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको क्या चाहिए? डेटा। आई कैन से कि डेटा इज़ द मदर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि एआई जो है उसमें आप डेटा जितना फीड करेंगे उस हिसाब से वो अपना खुद का डिसीजन जो है वो ले पाएगा। दैट्स व्हाट एआई इज़ ऑल अबाउट। नीति आयोग ने एक गोल रखा है जो एआई फॉर ऑल, के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका लाभ सबको मिले। हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, स्मार्ट सिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मोबिलिटी में, ट्रांसपोर्टेशन में, और बहुत सारे राज्य जैसे कि तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन्होंने तो पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज भी बना ली हैं एआई के लिए, एआई एडॉप्शन के लिए। इंडिया हैज़ अ थ्राइविंग एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम। कैंसर स्क्रीनिंग, स्मार्ट फार्मिंग, कन्वर्जेशनल एआई, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च भी चल रही है, और प्रोडक्ट्स, ऐप्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हमारे देश में लगभग 5 लाख जितने लोग जो हैं वो एआई एमएल की फील्ड में जुड़े हुए हैं, और फ्यूचर में हमारा देश जो है वो एआई का पावर हाउस भी बन जाएगा। नेस्कॉम का कहना ये है कि 2025 तक ये एआई और एमएल जो है वो हमारी इकोनॉमी में 450 से लेकर $500 बिलियन जीडीपी का शेयर जो है वो इसमें से आएगा। यानी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमें बनानी है उसका 10% तो सिर्फ एआई हमें देगा। और कंज्यूमर गुड्स और रिटेल्स में, एग्रीकल्चर में, और बैंकिंग और इंश्योरेंस, ये 3 ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसमें एआई का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा, सबसे फ्रूटफुल हमें देखने को मिलेगा। 3 ऐसे एरियाज हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। एक तो है टैलेंट डेवलपमेंट, अच्छा टैलेंट, अच्छा ह्यूमन कैपिटल, टैलेंटेड और अच्छे लोग, अच्छे इन द सेंस के एआई के साथ, अच्छे इन द सेंस इंसान भी अच्छे हैं, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से जानने वाले और इजी इसको सीख लें, समझने वाले, जो नेचुरल एक एक्यूमेन रखते हैं, ऐसे लोग हमें चाहिए, और उनको टैलेंट को डेवलप करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि सरकार को डेटा यूसेज को लेकर, गवर्नेंस को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर पॉलिसीज़ जल्द से जल्द और होलिस्टिक पॉलिसीज़ निकालनी चाहिए। एंड थर्ड इज़, though the use of digital technologies has gone up, the level of digitization continues to be low. डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का हम इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी जगहों पर डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, तो डिजिटाइजेशन को कंटिन्यू और स्प्रेड करते जाना है। मूविंग ऑन, कॉन्स्टेंट विजिलेंस, ये टेररिज्म और इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। हमारे देश के शौर्य चक्र अवॉर्डी बलविंदर सिंह साहब का मर्डर हुआ पंजाब में अक्टूबर 2020 में, और फिर पता चला कि इसमें खालिस्तान मूवमेंट के लोगों का हाथ था। आईएसआई, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो हैं, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती हमारे देश में किसी भी तरीके से। ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो उसमें भी आईएसआई कोशिश कर रही है कि ये किसानों के आंदोलन में आप ये खालिस्तान वाला जो इश्यू है वो भी उसमें ऐड कर दे, और खालिस्तान मूवमेंट को एक नया फ्यूल मिल जाए, इसको एक छोटा सा स्पार्क जो है वो एक बड़ी सी लपक बन जाए, ऐसा वो करना चाहती हैं आईएसआई। लेकिन ऑफ कोर्स बार बार उनकी कोशिशें जो हैं वो फेल हो रही हैं। अभी कुछ 5 लोगों को पकड़ा गया है, और उसमें से 5 लोग में से 3 लोग जो हैं वो कश्मीर के थे। तो आईएसआई क्या कर रही है, कश्मीर में जो टेररिज्म कर रहे हैं उनको खालिस्तान एक्टिविस्ट के साथ वो लिंकअप करने की कोशिश कर रही है, ताकि उनकी ताकत जो है वो काफ़ी बढ़ जाए। ये जो खालिस्तान वाला मूवमेंट है उसको हमारे देश की सिख कम्युनिटी ने, और दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले सिख, खास करके कनाडा, यूएसए एक्सेट्रा, यूके, तो ये सारे जो सिख लोग हैं उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट देना बंद कर दिया। और एक 90s में ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई थी, और हमारे देश में एक ऑपरेशन भी हुआ था, इसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार।
ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ जुड़े हुए एक आईपीएस ऑफिसर थे, काफ़ी चर्चा में रहते थे, काफ़ी कंट्रोवर्शियल उनका करियर रहा है। तो बताइए उनका नाम क्या है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ द थिंग इज कि ये जो बलविंदर सिंह साहब का मर्डर हुआ है, तो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। हमारी सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं उनको चौकन्ना रहना होगा। हम कोई भी चांस नहीं ले सकते। यू नेवर नो कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अगर खुद अकेले वो वीक हैं और दूसरों के साथ मिलकर अगर उनको कोई स्ट्रेंथ मिलती है तो ऐसा वो कर सकते हैं। टेररिज्म मॉनिटरिंग पोर्टल है SATP.org। तो ये SATP.org का डेटा ये कहता है कि जब से हमने ये 370 हटाई हैं तो 2019 में जितने लोगों की मृत्यु हुई थी, फॉर एग्जांपल 269 फैटालिटीज़ हुई थी, राइट। इतने लोगों के इतने इंसिडेंट्स हुए थे और 283 मृत्यु हुई थी 2019 में। 2020 में 382 इंसिडेंट हुए टेररिज्म के और ऑलरेडी 302 लोगों की हत्या हो गई है बिकॉज ऑफ टेररिज्म। तो बेसिकली आंकड़ा जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। 2011 से लेकर 2015 के टाइम पर जो एक रिलेटिव पीस हमें नज़र आ रहा था वो पीस कहीं ना कहीं चला गया। हो सकता है कि एक शांत एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट हो, उससे पहले का ये एक एक हाइप हो सकता है, उसके बाद चीज़ें ड्रॉप हो सकती हैं, बट वी कैन नॉट टेक चांसेस। मूविंग ऑन, हीटिंग अप। ये मिलेनियम पोस्ट नाम का एक न्यूज़पेपर है, उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ऑस्ट्रेलिया। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस सीरीज़ को एक लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक अभी एक साल हो जाएगा फिर से जब से मैंने स्टार्ट किया, तो इट्स बिन नियरली 1 year, इज़ आई स्टार्टेड ऑन 7 जनवरी 2020। अमित सैनी जो हैं वो हाँ उसी टाइम पर उन्होंने ऑफ कोर्स ही गॉट अ जॉब इन गवर्नमेंट सर्विसेज। तो एनीवे तो अभी एक साल हो जाएगा। तो आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने ये फिर से स्टार्ट किया तो उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया जो है 2020 दिसंबर 2019 को अगर आप देखें, दिसंबर 2019 और जनवरी फरवरी आई थिंक जनवरी 2020, ये वाला वक्त अगर आप याद करें तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी डिस्ट्रक्टिव बुश फायर, वाइल्ड फायर, फॉरेस्ट फायर, और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो बहुत ही हॉट हैं, बहुत ही ड्राई हैं और ड्राउट प्रोन भी हैं, ड्राउट प्रोन। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है मीन्स उसके बारे में कुछ डेटा जो हमारे सामने आया है, इट्स वेरी शॉकिंग। लेट मी शो यू वन इन्फोग्राफिक, राइट। अब देखिए, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, राइट। फॉलो दिस पॉइंट हियर। तो ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का, दिस पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज इन ट्रॉपिकल रीजन, और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन आपको देखने को मिलता है, राइट। दिस इज लास्ट ईयर्स फोटो। कितनी सारी जगहों पर आप देखिए, जस्ट सी हियर, राइट, कितनी सारी जगहों पर, ये हर जगह पर आपको वाइल्ड फायर देखने को मिल रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही मुश्किल में फंस गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ये नई बात नहीं है, राइट। इट इज़ नॉट अनकॉमन, बट द प्रॉब्लम इज़, जैसे बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स के साथ होता है, फ्रीक्वेंसी और स्केल जो है ऐसे फायर्स की वो काफ़ी बढ़ने लगी हैं। पिछले 100 सालों में जब से ऑस्ट्रेलिया में एक डेटा रखा गया है, उस डेटा को अगर आप देखें तो पिछले 100 सालों में, एक सेंचुरी में, ऑस्ट्रेलिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है। इनफैक्ट 2019 वॉज नोटेड टू बी द ड्राइएस्ट ईयर इन ऑस्ट्रेलिया सिंस 1900। 100 सालों में ड्राइएस्ट, आप कह सकते हैं 119 ईयर्स में, 120 ईयर्स में सबसे ड्राइएस्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया का रहा 2019, और इसी की वजह से ये चीज़ हमें देखने को मिली। WWF ऑस्ट्रेलिया का कहना यह है 61,000 कोआलास, 143 मिलियन दूसरे ऐसे नेटिव मैमल्स और 2.46 बिलियन रेप्टाइल्स जो हैं वो इस फायर की चपेट में या फिर इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट हुए थे। अब उनको एक प्रकार से ये जो एनिमल्स हैं उनको भी रेस्क्यू करने की, उनकी भी किसी कोई ऐसा एनिमल है जिसको जो कुछ उसके पार्ट्स जल गए हैं, तो जस्ट इमेजिन वो कितनी पीड़ा में होगा। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स,
ऑस्ट्रेलिया में सफ़र कर रहे हैं। दूसरी चीज़, सफ़र इन द सेंस सफरिंग फ्रॉम पेन, आई मीन टू से, रिपोर्ट्स ऑफ इरिवर्सिबल डैमेज टू द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये मराइन रिसोर्सेज के लिए, मराइन इकोसिस्टम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। दुनिया की सबसे बड़ी रीफ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। एंड ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये पूरा कोरल वाला जो एरिया है, ये इरिवर्सिबली डैमेज हो रहा है, ये डैमेज होता जा रहा है, और दिस विल इम्पैक्ट सो मेनी लिविंग क्रीचर्स इनसाइड द वाटर। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इट्स वेरी शॉकिंग फॉर मी एज वेल टू नो दिस फैक्ट, फर्स्ट प्लेस ऑन अर्थ टू प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज रेफ्यूजीज। बहुत सारी साइंटिफिक थियरीज ये कहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वो पहले ऐसे लोग होंगे जो क्लाइमेट चेंज रेफ्यूजीज होंगे, यानी कि वो अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में रेफ्यूजी के तौर पर जाएंगे, क्योंकि उनके देश में रहना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब सोचिए, एक डेवलप्ड देश जो है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हम नहीं समझे, अगर हम नहीं सुधरे तो ऐसा दिन रियलिटी भी बन जाएगा। जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा डेवलप्ड कंट्री जो है, उसके लोग जो हैं सारे अपनी सारी चीज़ें छोड़कर, पूरा देश छोड़कर दूसरे देश में पनाह लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज उनको ये करने पर मजबूर कर देगा। फ्रेशर आइलैंड, जो जहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वहाँ पर भी इलीगल कैंप फायर किसी ने किया और उसकी वजह से बुश फायर की शुरुआत हुई, और आज ये बुश फायर जो हैं, किसी ह्यूमन बीइंग की गलती ने कितने सारे एरिया को बर्बाद कर दिया। अनफॉर्चुनेटली वहाँ की सरकार जो है वो क्लाइमेट चेंज और इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा मानती नहीं है, इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है, फॉर वेरियस डिफरेंट रीजंस। एक कमेटी ने 80 रिकमेंडेशंस भी दिए हैं। कहते हैं कि ये 80 रिकमेंडेशंस जो हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन या फिर ऑस्ट्रेलिया को बचाया जा सकता है। तो ये है सिचुएशन डियर फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, दिस इज़ द लास्ट वन। दिस वन इज़ फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। अब हमने वेस्ट एशिया के बारे में कल भी बात की थी, आज मैं वेस्ट एशिया के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, आज मैं ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन के बारे में बात करूँगा। थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर। आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम एंड गैस, नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स के ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ये जो ऑयल पैदा करने वाले देश हैं, और ओपेक प्लस कई बार यूज़ किया जाता है, OPEC प्लस, यानी कि OPEC प्लस जब आता है तो आप इसमें रशिया ऐड कर देते हैं, वरना ओपेक के जो देश हैं वही देश इसमें कंसिडर किया है। एनीवे, तो ओपेक के देशों ने मिलकर, ओपेक जो है ये प्राइस, और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है तो इसकी प्राइस, कितना प्रोडक्शन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें ये ओपेक के द्वारा तय की जाती हैं। अब ओपेक ने ये कहा है कि जो नेक्स्ट ईयर है, यानी कि 2021, 1 जनवरी 2021 से लेकर पहला जो क्वार्टर है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा प्रोडक्शन जो है पेट्रोल का वो इंक्रीज किया जाएगा। तो पेट्रोल का, या फिर व्हेन आई से पेट्रोल आई एम टॉकिंग अबाउट क्रूड ऑयल, राइट। तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा आप करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी ज़्यादा क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल होगी, यानी कि प्राइस जो है वो थोड़ी ड्रॉप हो सकती हैं। और भारत जो है ये प्राइस स्टेबिलिटी अगर रहे, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि चीप में फ्री में पेट्रोल मिले, वो नहीं होगा। धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो बैक टू नॉर्मल हो रही है। सभी देशों की कोशिश ये है कि इकोनॉमी को स्टिमुलस किया जाए, राइट, जल्द से जल्द, मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ सारी कोशिश की जा रही है। तो पेट्रोल और इन सारी चीज़ों की डिमांड तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी, तो प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी। और भारत के लिए प्राइस स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्टैंड्स टू गेन बिकॉज oil producers need to generate revenues necessary to maintain the investment levels to ensure steady oil supply. तो भारत के लिए ये फ़ायदा होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो भारत के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि प्राइस कम होगी और प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस आर्टिकल, भारत के रिलेशन इन सारे देशों के साथ अच्छे रहे हैं, राइट। हम उनसे बहुत ज़्यादा ऑयल भी ख़रीदते हैं, लेकिन पहले सिर्फ हम ऑयल ख़रीदते थे हमारे यूज़ के लिए, लेकिन अब
हम ऑयल खरीद रहे हैं और इसी के साथ साथ हम उनसे इन्वेस्टमेंट भी मांग रहे हैं। और बहुत सारे देशों ने भारत को इमर्जिंग कंट्री कहा जाता है, फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन का टैग भी हमारे पास था। तो भारत के बहुत सारे सेक्टर में ये जो देशों ने ऑयल बेचकर पैसे कमाए हैं तो वो भारत में इन्वेस्ट करें। इनफैक्ट ये जो इंडिया ओपेक इंस्टीट्यूशनल डायलॉग था तो उसमें भी भारत ने ये जो ओपेक देशों के पास जो भी सॉवरिन फंड हैं, जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए इनके पास हैं, तो वो भारत में वो इन्वेस्ट करे तो भारत को इन्वेस्टमेंट में फंड मिल जाएगा। इसके साथ ये देशों को क्या मिलेगा रिटर्न में? उनको मिलेगा उसके ऊपर एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज़, ये सारे देशों को पता है कि उनके पास ऑयल अब फॉरएवर तो नहीं रहेगा। ऑयल जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन एक्सपायर हो जाएगी, एक दिन उनके पास ऑयल नहीं रहेगा। तो उस टाइम आप क्या करेंगे? आपने पैसे कमा लिए, दैट्स इट, उसके बाद आप बैठ जाएंगे? नहीं। तो दैट द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि आज आपके पास जो पैसे हैं उन पैसों का आप सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते रहें। वही आपकी लाइफस्टाइल, वही इनकम या फिर उससे भी ज़्यादा इनकम जो है वो आपकी मेंटेन रहे। तो भारत को पोस्ट ऑयल फ्यूचर एनर्जी डिप्लोमेसी जो है हमारी, उसमें पोस्ट ऑयल फ्यूचर के आज ऑयल जो है जिनके पास उनके साथ काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी उनसे लें। और जब ऑयल नहीं रहेगा तो रिन्यूएबल और इन सारी चीज़ों के प्रोजेक्ट्स आज ही इन पैसों का इस्तेमाल, ये इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करते हुए हमें फ्यूचर को, रिन्यूएबल सोर्सेज को सिक्योर करते जाना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इन सारी प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सर्विसेज डिलीवरी, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज से ही हमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर देनी चाहिए। मैं वी आर डूइंग एज वेल, बट इसको और एक अलग लेवल पर ले जाए तो क्या बात होगी। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। डियर फ्रेंड्स, कल मेरे लेक्चर्स नहीं आएंगे, राइट? आई एम गोइंग आउट, आई एम ट्रैवलिंग आउट। एक कज़िन के मैरिज है, सो आई वॉन्ट बी एबल टू, आई एम नॉट ऑन माई डेस्क टुमारो। तो कल मैं नहीं होऊंगा, तो लेट मी टेल यू इन एडवांस। तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में ज़रूर बता दीजिएगा। और कोविड रिकवरी एंड दूसरी कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आई क्यू लेकर आया है एक स्मार्ट कोर्स। भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर इस स्मार्ट कोर्स को डिज़ाइन किया है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन को कवर कर लेगा ये स्मार्ट कोर्स। 14 दिसंबर तक नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। एंड डियर फ्रेंड्स, ओपेक में कितने देश हैं, राइट? कितने देश हैं? अगर आप चाहें तो सभी देशों के नाम भी लिख सकते हैं, दैट वुड बी वेरी ग्रेट। वरना फिर चलिए एक काम कीजिए, नहीं मेहनत ही करनी है, नाम ही लिखिए, सारे देशों के नाम। ओपेक में जितने भी देश हैं सारे के सारे देशों के नाम जो हैं वो कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कीजिए। तो ये आज के लिए आपका दूसरा प्रश्न हो गया। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू सून विथ इंग्लिश वर्जन। उसके बाद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। जय हिंद।